हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। इस वक्त संयुक्त राष्ट्र के मंच पर माहौल बिल्कुल अलग है। तकरीबन 90 राष्ट्रपति और 43 प्रधानमंत्री यहां जुड़ चुके हैं और इसी बीच भारत को स्थायी सीट देने की मांग गूंज उठी है। एक के बाद एक बड़े नेता भारत की उपलब्धियों का हवाला दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अब भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है और अगर भारत को नजरअंदाज किया गया तो ये खुद संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व पर सवाल होगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जब इसी मंच से भारत के लिए समर्थन की आवाज उठती है तो ये भारत को नई ताकत देती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हाल ही में ब्रिक्स के अंदर चीन ने भी भारत को स्थायी सीट देने की वकालत कर दी थी। मगर सच्चाई यही है कि जब कभी भारत को वीटो पावर देने का वक्त आएगा तो चीन अपना वीटो लगाकर इसे रोक भी सकता है। अलग से यह भी सच्चाई है कि आज जो वीटो पावर चीन के पास है वही कभी भारत को ऑफर की गई थी। आगे इस पूरी बहस के बीच हम समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ पर कौन कौन से बड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहा है और फिर फलस्तीन मुद्दे पर उठते टकराव की परतें भी खुलेंगी। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि कैसे भारत की आवाज गूंज रही है संयुक्त राष्ट्र में। तो देखिए, बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद आज भी उसी ढांचे पर खड़ी है जो 1945 में बनाया गया था, जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद सिर्फ 5 देशों को स्थायी सदस्य का दर्जा मिला और उन्हें वीटो की ताकत दी गई। लेकिन दुनिया अब वैसी नहीं रही। आज की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। नई आर्थिक ताकतें उभरी हैं, एशिया और ग्लोबल साउथ का दबदबा बढ़ा है और भारत इसमें एक सबसे मजबूत आवाज बनकर सामने आया है। एंटोनियो गुटेरेस का यह बयान कि परिषद को 2025 की हकीकत को दर्शाना चाहिए, असल में यह स्वीकार करना है कि पुराना ढांचा बेमानी हो चुका है और भारत जैसी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि भारत इस लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है तो वो सिर्फ एक औपचारिक बात नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर आधारित एक ठोस दावेदारी है। अब जब महासचिव ने भी खुले तौर पर कहा कि सुधार जरूरी है और नई दुनिया की हकीकत को जगह मिलनी चाहिए, तो भारत की स्थायी सदस्यता की राह और मजबूत होती दिख रही है, मानो इस अभियान में नया ईंधन भर गया हो। अब जरा भारत की अहमियत का इजहार सुनिए। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने जो बयान दिया उसमें सबसे पहले भारत की बढ़ती भूमिका और उसकी अहमियत को रेखांकित किया गया। उन्होंने साफ कहा कि महासचिव और भारत सरकार के बीच रिश्ते बेहद अच्छे हैं और भारत बहुपक्षवाद यानी सभी देशों को बराबरी से जोड़ने की सोच का सबसे बड़ा समर्थक है। ये भी बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में बड़ी संख्या में भारतीय अधिकारी काम कर रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि भारत केवल सदस्य नहीं बल्कि इस पूरे संगठन का अभिन्न हिस्सा है। असली बात यह है कि ये बयान केवल औपचारिक तारीफ नहीं थी, बल्कि दुनिया को ये संकेत था कि भारत अब सिर्फ योगदान देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। 20वीं सदी में जिसने उपनिवेशवाद का दर्द सहा था, वही भारत आज वैश्विक मंच पर नया संतुलन बनाने का नेतृत्व कर रहा है। साथ ही दुजारिक ने आतंकवाद पर भी कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने पहलगाम की घटना का जिक्र कर कहा कि संयुक्त राष्ट्र किसी भी रूप में आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए यात्रा प्रतिबंध व आतंकी फंडिंग पर निगरानी जैसी कार्रवाइयों को तेज किया जा रहा है। ये भारत की उस पुरानी मांग के साथ मेल खाता है जिसमें भारत हमेशा कहता आया है कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। इसके बाद दुजारिक ने वैश्विक संकटों पर भी संयुक्त राष्ट्र की सोच साफ की। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को दोहराया, जिसमें मोदी ने कहा था कि युद्ध का समाधान केवल कूटनीति और बातचीत से निकल सकता है। ये संयुक्त राष्ट्र की उस सोच के साथ जुड़ता है जिसमें हथियारों और संघर्ष की बजाय वार्ता और समझौते को आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी ध्यान दिलाते हुए 2 राष्ट्र समाधान की प्रतिबद्धता जताई, यानी इजरायल और फिलिस्तीन दोनों को स्वतंत्र और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का रास्ता ही क्षेत्र में शांति ला सकता है। कुल मिलाकर दुजारिक का संदेश ये था कि संयुक्त राष्ट्र ना तो किसी एक पक्ष की तरफ झुक रहा है और ना ही टकराव को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि संतुलन और शांति की राह पर दुनिया को ले जाने का प्रयास कर रहा है। और इस पूरी सोच में भारत का योगदान अब निर्णायक स्वरूप में सामने आ रहा है। अब सुनिए कि कैसे ब्रिक्स ने उठाई थी भारत की आवाज।
तो जुलाई 2025 में रियो डी जनेरो में हुए ब्रिक्स सम्मेलन का मतलब ये था कि अब दुनिया के बड़े उभरते देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ढांचे को बदलने की जोरदार मांग उठा दी है। इसमें रूस और चीन जैसे स्थायी सदस्य देशों ने भी साफ कह दिया कि वे भारत और ब्राजील को सुरक्षा परिषद में बड़ी और निर्णायक भूमिका निभाते देखना चाहते हैं। यानी वीटो पावर वाले देशों ने खुद भारत की दावेदारी को स्वीकार करने का संकेत दिया। इस घोषणा में यह भी कहा गया कि 2025 की दुनिया को सचमुच लोकतांत्रिक और प्रातिनिधिक बनाने के लिए परिषद में विकासशील देशों को ज्यादा जगह मिलनी चाहिए और अफ्रीकी देशों की आकांक्षाओं को भी मान्यता दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर ब्रिक्स ने दुनिया को बता दिया कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज अब केवल सुनी नहीं जाएगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फैसलों को तय करने में उसका सीधा असर होगा। और यही बदलाव भारत जैसे देशों की ताकत को और बढ़ा रहा है। अब जरा भारत की स्थायी दावेदारी को समर्थन समझिए। तो भारत जो लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग करता आया है, अब उसे दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर खुला समर्थन मिल रहा है। ब्रिक्स नेताओं ने जब दोहराया कि वे भारत की दावेदारी के साथ हैं, तो यह भारत के पक्ष को अभूतपूर्व ताकत देता है, क्योंकि इसमें चीन और रूस जैसे दो स्थायी सदस्य भी शामिल हैं। उन्होंने जोहान्सबर्ग और बीजिंग घोषणाओं को याद दिलाते हुए कहा कि अब सुरक्षा परिषद में सुधार का समय आ गया है और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का समाधान तभी निकलेगा जब भारत जैसे देशों को परिषद में बड़ी भूमिका मिले। इसका मतलब है कि भारत अब केवल उम्मीदवार नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था का निर्णायक स्तंभ बनकर खड़ा हो चुका है, जिसकी मौजूदगी से पूरी दुनिया का संतुलन और स्थिरता तय होगी। अब आप भारत की अस्थायी सदस्यता का बड़ा खेल समझिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग तो लगातार उठती रही है, खासकर G4 देशों ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान की तरफ से, जो अस्थायी सदस्यता पाना चाहते हैं। ये देश कहते हैं कि परिषद का मौजूदा ढांचा 1945 का है और अब बदलती दुनिया की हकीकत को नहीं दर्शाता। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे बड़े देश भारत का समर्थन करते भी दिखते हैं, लेकिन असली अड़चन चीन है। चीन हर बार वीटो बल इस्तेमाल करके भारत और जापान की दावेदारी को रोक देता है। यही वजह है कि सुरक्षा परिषद का चेहरा और उसकी निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। ब्रिक्स की बैठकों में भले ही चीन सार्वजनिक तौर पर कह दे कि भारत को अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि जब निर्णायक समय आएगा तो वह अपनी वीटो ताकत से भारत का रास्ता रोकने से पीछे नहीं हटेगा, और यही भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। अब जरा चीन की दीवार और भारत की चुनौती समझिए। तो 17 सितंबर 2024 को जब G4 देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्री मिले, तो उन्होंने फिर सुरक्षा परिषद सुधार की आवाज उठाई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि अब 20वीं सदी की तानाशाही नहीं चलेगी, यानी कुछ देशों का मनमाना दबदबा खत्म होना चाहिए। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े देशों ने भी खुलकर भारत और G4 को अस्थायी सदस्यता देने की वकालत की, जिससे भारत की उम्मीदें और मजबूत हुईं। लेकिन चीन ने चालाकी दिखाते हुए जापान के पुराने इतिहास और विवादों का हवाला देकर पूरे मुद्दे को अटका दिया, क्योंकि वो जानता है कि अगर जापान को रोका गया तो भारत की राह भी अपने आप कठिन हो जाएगी। यही चीन की रणनीति है, सीधे भारत का विरोध करने की बजाय जापान को बहाना बनाकर सुधार की पूरी प्रक्रिया रोक देना। अब जरा नेहरू का ऐतिहासिक इनकार और चीन का विश्वासघात जानिए। तो आज जिस स्थायी सदस्यता को पाने के लिए भारत दशकों से संघर्ष कर रहा है, वो मौका स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही 2 बार भारत के दरवाजे पर आ चुका था। 1950 में अमेरिका चाहता था कि चीन की जगह भारत सुरक्षा परिषद में शामिल हो, और उस समय ताइवान की सरकार भी इसके लिए तैयार थी। लेकिन पंडित नेहरू ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि भारत चीन की सीट नहीं लेगा, बल्कि वो चीन की सदस्यता का समर्थन करेगा। फिर 1955 में सोवियत संघ ने भारत को छठा स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन नेहरू ने यह अवसर भी ठुकरा दिया और चीन को प्राथमिकता दी। विडंबना ये रही कि जिसे प्राथमिकता दी गई, उसी चीन ने 12 साल बाद 1962 में भारत पर युद्ध थोप दिया। यानी नेहरू की उस समय की नीति ने इतिहास की दिशा बदल दी, और आज तक भारत उस गलती की कीमत चुका रहा है। अब जरा सुधार की गरज और वैश्विक चिंताएं सुनिए। तो जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है और जलवायु सम्मेलन या बीजिंग घोषणा की 30वीं सालगिरह जैसे बड़े आयोजन हो रहे हैं, तब सबसे ज्यादा जोर सुरक्षा परिषद सुधार की मांग पर है। महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने साफ चेतावनी दी कि दुनिया में बढ़ता व्यापारिक संरक्षणवाद, यानी अपने अपने देशों के हित में सीमाएं खड़ी करना, वैश्विक विकास की रफ्तार को नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर ये चलता रहा तो पूरी दुनिया की स्थिरता डगमगा जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यापार युद्ध में किसी की जीत नहीं होती, सबको नुकसान झेलना पड़ता है। यही वजह है कि अब सुरक्षा परिषद सुधार की मांग केवल राजनैतिक प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं रह गई है, बल्कि आर्थिक और विकास की मजबूरी भी बन चुकी है।
इस माहौल में भारत की भूमिका और केंद्रीय हो जाती है, क्योंकि भारत न सिर्फ विकासशील देशों की आवाज है, बल्कि वैश्विक संतुलन और स्थिरता का नेतृत्व करने वाला देश भी बन रहा है। अब जानिए कि ये ट्रंप की नीतियों पर कड़ा संदेश कैसे है। तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत पर तरह तरह के दबाव डाले गए। पहले उन्होंने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को हथकड़ियां और जंजीरें पहनाकर देश निकाला दिया। फिर रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की धमकी दी, भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगाए, पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाकर भारत को संतुलन में लाने की कोशिश की और अब H-1B वीजा पर सख्ती कर भारतीय पेशेवरों की राह मुश्किल कर दी। यानी अमेरिका बार बार भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में जब संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता खुलकर भारत के महत्व, बहुपक्षवाद में उसकी भूमिका और आतंकवाद के खिलाफ उसकी मांगों की तारीफ करते हैं, तो ये न सिर्फ भारत के पक्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करता है, बल्कि अमेरिका की चालों को भी चुनौती देता है। क्योंकि इससे दुनिया को यह संदेश जाता है कि भारत अब दबाव सहने वाला नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला देश है। अब जरा नई विश्व व्यवस्था की दस्तक जानिए। तो मौजूदा समय में जब यूरोप अमेरिका से दूरी बनाकर अपनी स्वतंत्र राह तलाश रहा है और पश्चिम एशिया में अस्थिरता और नई हलचलें तेज हो रही हैं, तब भारत एक ऐसे स्थिर स्तंभ की तरह उभर रहा है जिस पर पूरी दुनिया भरोसा कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के शब्द इस बदलती भू राजनीतिक तस्वीर की ओर इशारा करते हैं, जिसमें भारत की भूमिका अब टाली नहीं जा सकती। स्थायी सदस्यता का फैसला भले ही सदस्य देशों के हाथ में हो, लेकिन सच्चाई ये है कि 2025 की दुनिया भारत की मौजूदगी के बिना अधूरी है। जब तक भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट नहीं मिलेगी, संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि भारत के बिना न तो विकासशील देशों की आवाज पूरी तरह सुनी जाएगी और न ही वैश्विक संतुलन स्थापित हो पाएगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा संयुक्त राष्ट्र महासभा का ऐतिहासिक आगाज सुनिए। तो इस साल जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब न्यूयॉर्क में पूरी दुनिया के नेता इकट्ठा हुए हैं। करीब 90 राष्ट्रपति, 43 प्रधानमंत्री और एक शहजादा, जो हरे संगमरमर के मशहूर मंच से अपने अपने देशों की आवाज उठाएंगे। मुद्दे वही पुराने हैं: यूक्रेन और गाजा की जंग, मध्य पूर्व का तनाव, जलवायु संकट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से फैलता असर। लेकिन हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक हो चुके हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक हालत भी बिगड़ रही है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी वित्तीय मदद कम कर दी है और अन्य देश भी अपने योगदान पर पुनर्विचार कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस उद्देश्य से ये संस्था बनी थी, क्या वो आज की बदलती दुनिया में अब भी प्रासंगिक है या फिर अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। अब जरा फिलिस्तीन पर बड़ा टकराव सुनिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा से ठीक पहले फ्रांस और सऊदी अरब ने मिलकर एक बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की बात उठाई गई और कई यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल भी इस कतार में शामिल हो गए। यानी पश्चिमी दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है। लेकिन अमेरिका और इजरायल ने इस बैठक का खुलकर बहिष्कार किया और कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना हमास जैसे आतंकी संगठन को इनाम देने जैसा होगा। इसी बीच इजरायल ने जमीन पर अपने सैन्य अभियान को गाजा में और तेज कर दिया है और वेस्ट बैंक में नई बस्तियों का विस्तार भी जारी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ चेतावनी दी है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना और भी एक तरफा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब जरा ट्रंप की वापसी और नई चुनौतियां जानिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर बोलने वाले हैं, तो पूरी दुनिया की नजरें उन्हीं पर टिकी हैं। उन्होंने पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन और मानव अधिकार परिषद से अमेरिका को बाहर कर दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि वे बहुपक्षीय संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते। अब वे कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र ठीक से काम नहीं कर रहा और इशारा कर दिया है कि अमेरिका अपनी वित्तीय मदद और घटा सकता है। अगर ये सच में हुआ तो संयुक्त राष्ट्र की मानवीय योजनाएं, जो गरीब और संकटग्रस्त देशों के लिए जीवन रेखा हैं, बुरी तरह प्रभावित होंगी और पूरी संस्था की विश्वसनीयता और अस्थिरता पर बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। अब जरा जलवायु और पश्चिम एशिया पर निगाहें देखिए। तो बुधवार को जब विशेष जलवायु सम्मेलन होगा, तो मंच पर 110 से ज्यादा नेता अपने अपने देश की बातें रखेंगे। लेकिन असली समस्या यह है कि संयुक्त राष्ट्र के कुल 195 सदस्य देशों में से सिर्फ 47 देशों ने ही कार्बन उत्सर्जन घटाने की ठोस योजना सौंपी है। यानी ज्यादातर देश अभी भी गंभीर कदम उठाने से पीछे हट रहे हैं। चीन और यूरोपीय संघ इस सम्मेलन में अपने नए खाके पेश करेंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और सीरिया के नए नेता अहमद
अल शरा भी भाषण देंगे। खास बात यह है कि सीरिया 6 दशक बाद संयुक्त राष्ट्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि इन भाषणों से ज्यादा असर उन गुप्त डिनरों और 1600 से भी ज्यादा द्विपक्षीय बैठकों का होगा, जहां पर्दे के पीछे सौदे होंगे, समझौते होंगे और दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की कोशिशें होंगी। यानी असली खेल सार्वजनिक मंच पर नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे चलेगा। अब जरा बदलते समीकरण और नई दुनिया की गूंज सुनिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा अब सिर्फ भाषण देने का मंच नहीं रह गई, बल्कि ये उस बदलती दुनिया का आईना है जिसमें बड़े बड़े भू राजनीतिक और आर्थिक झटके गूंज रहे हैं। एक तरफ कई देश फिलिस्तीन को मान्यता देकर एक नया संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। जलवायु संकट हर देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज रफ्तार सभी देशों को चौकन्ना रहने पर मजबूर कर रही है और आर्थिक संकट की वजह से संयुक्त राष्ट्र की बुनियाद ही कमजोर पड़ रही है। 80 साल पूरे कर चुकी ये संस्था अब अपने सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी है, जहां उसे साबित करना होगा कि वो आज की दुनिया के लिए अब भी उतनी ही प्रासंगिक और जरूरी है जितनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।